गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो होगा जो मैंने पहले 3 कंसेक्यूटिव वीडियो बनाया था ना, उसी का कंटिन्यूशन होगा। इससे ठीक पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो इसका कंटिन्यूशन नहीं है, वो मैंने एंट्रेंस लेवल पे कुछ बोला था। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो डिस्कस करेंगे। तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले जो मैंने किया था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, वो है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी पॉइंट चार्ज, लेट अस कंसीडर Q दैट पॉइंट चार्ज, और ये प्लस Q पॉइंट चार्ज है, इससे P वाला पॉइंट R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाता है Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन नहीं दिया। वेक्टर तो तुम्हें पता है, मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने डिस्कस किया हुआ है, तुम्हें कैसे वेक्टर देना है वो तुम्हें पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये देखा गया है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, है ना। यहाँ से पता चल रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो तुम्हारा पॉइंट है अगर r डिस्टेंस पे है तो वो उससे कैसे वेरी करता है, तो अभी तक तुमने जो सीखा उससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेरिंग इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द सोर्स चार्ज, है ना। देखो, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं इसका क्योंकि आगे हमारा इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक्स है, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में, और आगे हमें जितना भी टॉपिक मिलेगा ना, वो सारा टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस चैप्टर में ही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी केस में 1/r स्क्वायर होगा, किसी केस में 1/r क्यूब होगा, किसी केस में प्रोपोर्शनल टू r भी हो सकता है। ठीक है, किसी केस में हम ऐसे भी देखेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो आगे मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाना है ना, तो उसका आगे वाला जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कशन इसी के ऊपर होगा कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है उसके साथ कैसे होगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए 1/r स्क्वायर होगा, कोई दूसरा सिचुएशन होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। वही सब हम पढ़ेंगे, मतलब आगे जितना भी टॉपिक होगा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और एक जगह पे हमें ये भी मिलेगा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है तुम कहीं पे भी ले लो पॉइंट, वो पोजीशन के ऊपर वेरी ही नहीं करेगा। इसका मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा, शायद वो देखेंगे हम, जब होगा तब देख लेंगे। ठीक है, मैंने बस ये तुम्हें बता दिया कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालने वाले हैं और उसका वेरिएशन देखेंगे, वो जो पॉइंट होगा वो सोर्स चार्ज से जितना भी डिस्टेंस में होगा वो कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिस्कस करने से पहले लेट अस ट्राई टू नो व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। देखो, जैसे कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने तुम्हें बताया था। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q1। ठीक है, सॉरी मेरे पास एक चार्ज है मान लो Q1 और एक चार्ज है Q2। मैं यहाँ पे साइन इंटेंशनली नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे दो चार्ज है Q1 और Q2। अगर लेट अस कंसीडर कि एक सिचुएशन में ऐसे कंसीडर करता हूं कि इसका जो टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तुम अगर ऐसा सारा चार्ज को ऐड करने से टोटल चार्ज मिल जाता है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे मिला कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 हो रहा है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो Q1 कितना होगा, माइनस Q2, है ना। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है, अगर मेरे पास Q1 इक्वल टू Q है तो Q2 इक्वल टू कितना होगा, इस सिचुएशन से Q2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस Q होगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देखो, अगर तुम्हारे पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा हूं। पहले सेंटेंस लिख लेता हूं, फिर तुम मेरे साथ लिख लो।
equal and opposite charges separated by a small distance. Two equal and opposite charges separated by a small distance constitutes an electric dipole. तो मैं ये कह रहा हूं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मतलब ऐसा है, अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर वो वाला डिस्टेंस डी है, तो ये जो सिस्टम होगा, मतलब प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए. मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड देखो दोनों का सेम है, क्यू ही है मैग्नीट्यूड, बस यहाँ का साइन चेंजेस है. मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है. मानो मेरे पास एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस 5 माइक्रोकूलम है और तुम लिखते हो कि -6 माइक्रोकूलम, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मान दो, तो ये वाला चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल शो नहीं करता. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बता दिया टू इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम होगा तो यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम होगा. क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल. बट मैंने जो टॉपिक लिखा था यहाँ पे, तुम्हें याद होगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है. जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने जाना था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया था कि इट इज द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज अप टू व्हिच द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस. उसके बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, मतलब क्या है, मतलब है ना. वो मैंने बताया था कि एक टेस्ट चार्ज तुम रखोगे तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो होगा एट दैट पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे तुम रखोगे. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर तुम्हें फॉर्म करवाना है तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होना चाहिए. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखो, ये एक मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब तुम्हारे पास अब एक चार्ज प्लस क्यू है तो सेपरेट बाय डिस्टेंस माइनस क्यू है, ठीक है. डी वाला डिस्टेंस ले लिया. देखो ये डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है. नैनोमीटर ऐसा ही कुछ होगा ये डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका मैं डेफिनेशन पहले लिखता हूं. इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. तो क्या लिखा है मैंने, देखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है, ऐसे अगर तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है तो तुम इसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम अब रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल पी ही लिखेंगे, ठीक है. तो स्मॉल पी हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल पी, इससे देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो किसी एक का चार्जेस का मैग्नीट्यूड तुम ले लो क्यू, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ना, प्रोडक्ट है, तो डी है, तो क्यू इंटू डी. इस हिसाब से ये कूलम हो गया, ये मीटर हो गया, कूलम मीटर इसका ऐसा यूनिट होगा. तो स्मॉल सी स्मॉल एम मत लिखना, स्मॉल सी कैपिटल एम भी मत लिखना, ये कैपिटल सी है कूलम और स्मॉल एम है मीटर, ठीक है. ऐसा यूनिट का बात कर रहा हूं मैं. तो देखो ये जो मैंने डेफिनेशन बताया ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है. ये डेफिनेशन जो मैंने लिखा वो मैथमेटिकल है, क्यू इंटू डी. फिजिकल मीनिंग इसका वही है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है. तो ये याद रखना, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो इसका जो वेक्टर जो डायरेक्शन होगा, तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, इसको तुम्हें याद रखना होगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये
हर वक्त माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम पे अगर मैं डायरेक्शन दूं पी का, तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। अगर तुम यहाँ पे डायरेक्शन दोगे, देखो यहाँ पे डायरेक्शन दोगे तो क्यू जो चार्ज होता है वो शायद मैंने बताया नहीं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये पोजीशन वेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम वेक्टर दोगे तो यहाँ पे वेक्टर आएगा। क्लियर? तो एक चीज तुम्हें बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको रिप्रेजेंट तुम जब करोगे डायग्रामेट्रिकली वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू होना चाहिए। तो ये ऑपोजिट टू, याद है ना मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन बताया था, वो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये देखो उल्टा हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो पहले मैंने यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक डायपोल बता दिया, फिर हमने डिस्कस की कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। अब देखो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना ही इस मतलब चैप्टर का मतलब मेन वो रहेगा, मुद्दा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल, अब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट जान लिया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम किसी भी पॉइंट पे, डायपोल मतलब टू चार्ज है, याद रखो, इक्वल एंड अपोजिट है। तो पहले तुमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो एक सिंगल चार्ज के लिए निकाला था, पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट। अब तुम निकालोगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, तो हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे अभी, ई का वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू डायपोल। अब तुम्हें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर तुम्हें निकालना है, अगर तुम इफ यू वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन यू नीड अ पॉइंट, तुम्हें एक पॉइंट चाहिए, है ना। तो वो वाला पॉइंट तुम कहाँ पे कंसीडर करोगे? तो देखो यहाँ पे अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यहाँ पे तुम्हें दो डिफरेंट पॉइंट्स पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो डायपोल के लिए तुम्हें दो ही पॉइंट मिलेगा, तुम्हें दो पॉइंट के चलो करते हैं। तो पहला वाला जो केस होगा, केस वन, वो होगा एक्सियल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो पॉइंट हमारे पास एक्सिस अलोंग द एक्सिस होगा, एक्सियल पॉइंट मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल होगा, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल होगा। तो देखो यहाँ पे मैं पहले इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक डायपोल है, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, और मैं इन दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मैं इसको ट्वाइस ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ट्वाइस ए से, पहले मैंने यहाँ पे डी लिखा था, तो ट्वाइस ए से रिप्रेजेंट करने में क्या फायदा होगा तुम्हें अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अभी मुझे एक पॉइंट लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस डायपोल के लिए, और मुझे पॉइंट लेना है, और वो क्या बताया पॉइंट कहाँ पे है, एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल है, अलोंग द एक्सिस ये वाला है ना, ये एक्सिस है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट, तो मैं पॉइंट यहाँ पे कहीं पे कंसीडर करता हूँ। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट पी। अब पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो पॉइंट का जो दूरी होगा वो हम एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ये तो डायपोल है ना, दोनों चार्ज है, यहां से भी नहीं ले सकते वहां से भी नहीं ले सकते, पॉइंट सेंटर से, तो सेंटर से मान लो इसका डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया, ये अगर तुम ट्वाइस से लोगे तो सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से ए होगा और ये भी ए ही होगा, ठीक है। अगर तुम डी लेते हो तो dy2 होता, वो शायद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बस dy2 ऐसा, अगर स्क्वायर होगा क्यूब होगा तो सिर्फ a होगा तो a क्यूब होगा, सिर्फ स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर होगा, dy2 होगा d स्क्वायर बाई 4 d क्यूब बाई 8 ऐसा कुछ होगा, है ना। इसीलिए मैंने इसको ट्वाइस से ले लिया, तो ट्वाइस से लेने से फायदा क्या हुआ, मिड पॉइंट a और a हो गया, ठीक है, स्क्वायरिंग करने में आसानी होगी। तो देखो थीम क्या है हमारा, थीम है कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए लिख रहा हूं, किसके लिए निकालोगे, तो डायपोल के लिए निकालोगे, किस पॉइंट पे निकालोगे, तो एक्सियल पॉइंट पे निकालोगे। तो पहले तुमने क्या किया, जो सीखा डायपोल तुमने ड्रॉ किया, फिर तुमने ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तुम पहले समझते रहो। तो
ये डिस्टेंस ट्वाइस से लिया तुमने, फिर तुमने एक पॉइंट कंसीडर किया एकदम एक्सिस के साथ साथ, हाँ ना, तो ये एक्सिस के साथ, और ये वाला पॉइंट कितना दूर पर है, तो इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। फिर तुमने कहा कि इतना डिस्टेंस जो है वो a है, इतना डिस्टेंस भी a ही होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ द डायपोल है ना। अब देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तब एक एक करके चार्ज कंसीडर करेंगे और ऐड कर देंगे, है ना, वही हमने न्यूमेरिकल भी ऐसे कुछ किया था। तो इस पॉइंट में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस चार्ज की कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं, तो इस चार्ज के लिए इस पॉइंट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन यहां पे होगा, तो E माइनस क्यू का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगा। क्लियर? याद है ना 1.8, देख लेना एक बार कॉपी पे अगर लिखे हो तुम, उसी की तरह है ये। फिर से अगर मैं ये वाला चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, तो इस वाले चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन पे होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट में लाइंस ऑफ फोर्स तो निकलेगा, है ना, तो ये E प्लस क्यू होगा इस डायरेक्शन पे। अभी मैं डायग्राम को ठीक कर रहा हूं मतलब, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन क्या है, वो तुम्हें पता है। मैंने कह दिया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां पे कहीं पे होगा किसका, P का डायरेक्शन। ये डायग्राम अब थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, तुम्हें ठीक से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम तुम ठीक से ड्रॉ करना, ये P का डायरेक्शन मैंने यहां पे दिया, इस डायरेक्शन पे है, ठीक, क्लियर। इसको रख कर देता हूं, ठीक है। तो अभी मेरा डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया, इसको ठीक से ड्रॉ करना। अब देखो हम एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्लियर है, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्लियर है, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो होगा आंसर वही फाइनल आंसर होगा। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो E प्लस मान लो E माइनस क्यू, E माइनस क्यू मुझे कितना लिखना है, E इस पॉइंट चार्ज के लिए E कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ना, अभी डायरेक्शन नहीं दिया, लिख तो रहा हूं माइनस क्यू के लिए, मुझे पता है लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, ऐसे घुसेगा, इसके लिए ऐसे निकलेगा, अभी वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, यहां तक इस सोर्स चार्ज से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां तक देखो डिस्टेंस कितना है r, यहां तक a, तो r से तुम इतना माइनस करोगे तभी ना इतना मिलेगा, तो यहां पे कितना होगा r माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक, ठीक से लिखता हूं r माइनस ए होल स्क्वायर, क्लियर। अब मैं E प्लस क्यू को लिखूं, अब बताओ तुम क्या होगा, कैसे होगा, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब इस पॉइंट से लेके इतना डिस्टेंस, ठीक है, तो यहां तक इतना कितना है आर, और यहां से लेके इतना ए है ना, ये मिड पॉइंट है ए, तो यहां पे क्या होगा आर प्लस ए होल स्क्वायर। पहले देख लो कैसे लिखा मैंने, ई का जो हमें जनरल फॉर्मूला पता था पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि एक एक चार्ज के लिए लिख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे इस चार्ज के लिए लिखा, फिर इस चार्ज के लिए लिखा, फिर दोनों को ऐड करना है मुझे, ठीक है। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू कि हम डायपोल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू डायपोल ही हम इसका डायरेक्शन देंगे, विथ रेस्पेक्ट टू डायपोल ही हम इसका डायरेक्शन देंगे, क्लियर है। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या मानोगे कि इसमें देना ही पड़ेगा, वेक्टर साइन दे दिया, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन डायग्राम पे देखना ठीक से, माइनस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका डायरेक्शन कहां पे, यहां पे, ठीक। अब देखो इसका जो ये जो डायग्राम है इसमें डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां पे, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये देखो पी वेक्टर इस डायरेक्शन पे, मतलब माइनस क्यू के लिए ई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे ई का डायरेक्शन, और इस सिस्टम में पी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है ना, तो मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया और यहाँ पे पी कैप दे दिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड तो लिख लिया, यूनिट वेक्टर ही होगा यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे मैं अगर पी कैप दूं और यहाँ पे वेक्टर लगाऊं तो क्या होगा,
प्लस क्यू के लिए ई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे है ना, इस पॉइंट से देखो, डायग्राम पे देखो, ये वाला चीज इस डायरेक्शन पे है, क्लियर। और अब तुम कहोगे सर पी कैप क्यों लिख रहे हो? अरे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे विथ रेस्पेक्ट टू डायपोल तो निकालना है ना, तो इसीलिए पी कैप तो कंसीडर करना ही पड़ेगा तुम्हें, विथ रेस्पेक्ट टू डायपोल निकाल रहे हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है और प्लस क्यू के लिए इस डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब ये पहले मैंने इसलिए नहीं दिया ताकि तुम्हें पता चले कि माइनस साइन इज नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनस साइन इन क्यू। मतलब यहाँ पे माइनस क्यू था तो तुम यहाँ पे माइनस लिख दोगे, ऐसे नहीं लिख पाओगे। वैसे भी तुम्हें पता है क्योंकि तुम प्रीवियसली कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। बट इस सिस्टम पे माइनस रहते हुए भी यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि तुम डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो पी कैप तुमने दिया, अब देखो पी कैप का डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम है एक्चुअली, है ना, ये भी इस डायरेक्शन पे और माइनस क्यू के लिए ई जो है ये भी इस डायरेक्शन पे। फिर इस केस में पी का डायरेक्शन तो वही होगा -2 प्लस, बट इसमें ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस चार्ज आएगा। अब बताओ, इसको रब कर दिया मैंने, तुम बैक कर सकते हो, तो टोटल बैक करके देख लेना, ठीक है। तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, मान लो ई वेक्टर लिख दिया मैंने, तो ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, इन दोनों का एडिशन होगा, फाइनल आंसर तो यही होगा। अब तो सिंपल है, ऐड कर दो आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ई वेक्टर इक्वल टू ये, मैं लिखता हूं, लिखने से पहले एक बात बता देता हूं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये कॉमन है, ठीक है, और इसके एक्सप्रेशन पे माइनस है तो इसका पहले लिख लेता हूं, इसका पूरा एक्सप्रेशन प्लस ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू भी है कॉमन, ठीक है। इसमें है 1/r माइनस ए होल स्क्वायर, है ना। फिर इसका लिखता हूं, इसमें माइनस है ना इसलिए बाद में लिख रहा हूं, ठीक है, ये समझ जाओगे तुम। माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया, माइनस साइन है 1/r प्लस ए होल स्क्वायर और साथ में पी कैप दोनों में है तो कॉमन ये भी जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके जो आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर ही होगा, ठीक है। तो कर दोगे तुम इसके कैलकुलेशन, मैं कर देता हूं। तो देखो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, अल्टीमेटली ई वेक्टर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा q/4 पाई f, देख लेना नीचे से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, r प्लस ए इंटू, ये चीज ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स नहीं है, ठीक है। तो r प्लस ए इंटू आर माइनस ए ये होगा, बट यहाँ पर तो स्क्वायर भी है तो इसको तुम ऐसे करके स्क्वायर भी दे दो, यहां से r माइनस ए होल स्क्वायर चला गया तो r प्लस ए होल स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे r प्लस ए होल स्क्वायर रहेगा, नेगेटिव साइन, अब r प्लस ए r माइनस ए होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, और पी कैप देना मत भूलना क्योंकि तुम यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहे हो, क्लियर। आगे मूव करते हैं, चलो। फिर क्या हुआ यहाँ पे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ऊपर स्क्वायर भी है। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तुम्हें पता ही होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्लास 8 में पढ़े हो तुम, 4a भी आंसर होता है, तो 4a कितना है rb, ठीक है, और साथ में p कैप, ठीक है। देखो एक चीज देखो, तुम्हारे पास डायपोल जो था, याद रखो तुम्हारे पास जो डायपोल था, तुमने डायग्राम जो ड्रॉ किया, ऐसे करता हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस है ना। अब बताना पी का, इसमें पी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, पी का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैंने डेफिनेशन लिखा था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, तो क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस ए क्यू, ये होगा पी, क्लियर है। इस डायग्राम में, जो डायग्राम मैंने रब कर दिया, इस डायग्राम में पी का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ए क्यू होगा, ट्वाइस ए,
पहले वाला जो डायग्राम मैंने बताया, जब मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिस्कस की थी तब डी लिखा था, मतलब यहाँ पे ट्वाइस ए इसलिए लिखा कि ए में डिवाइड होगा, है ना। देखो देखो ना, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे डी बाई टू लिखोगे या फिर ए बाई टू लिखोगे, अगर ए पकड़े हो पूरा डिस्टेंस को तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। हाँ, इसीलिए जो ये यहाँ पे देखो, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये यहाँ से 2 में ले रहा हूँ, यहाँ से 4 है ना तो एक 2 में ले लिया, फिर Q फिर A, तो 4 यहाँ से क्या बचा, फिर 2R बचा। ठीक है, तो पता चल गया ये किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं P लिखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम डायपोल मोमेंट के लिए ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना। तो P तो आना ही है, आना ही था P को, तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। तो 4RAQ को मैंने इस तरीके से लिखा, तुम समझ गए होगे, इतना भी बोलने का जरूरत है भी नहीं वैसे। और इसको R² माइनस A² होल स्क्वायर, और ये P कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये 2R है, 2R, ये पूरा पूरा सिस्टम क्या होगा, P होगा, स्मॉल p, तो 2RP, ठीक है। और नीचे जो भी है वही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस A² होल स्क्वायर, और ये P कैप, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, माइंड इट। तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, किसके लिए, डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। मतलब डायपोल एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है, ठीक है। और पॉइंट कहाँ था, हमारे पास पॉइंट था एक्सिस में, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है वो ये रहा, ठीक है। तो नीचे शायद दिखाई नहीं देगा, तो मैं ऊपर फिर से एक बार एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है 2RP डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस इसका होल स्क्वायर, और ये P कैप, ठीक है। तो रफ कर देता हूं मैं। अब देखो एक चीज देखो, अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसा है कि R इज ग्रेटर देन A, ठीक है। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है, मतलब जो पॉइंट, मतलब यहाँ पे माइनस Q था, यहाँ पे प्लस Q था, पॉइंट यहाँ पे कहीं था, ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से R था। तुम कह रहे हो कि R बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर किससे, A से, ठीक है। पूरा कितना है, ट्वाइस है, तो बहुत अगर दूर है, अगर ये वाला सिचुएशन है तो तुम ये कह सकते हो, अगर तुम्हें बताया कि इफ दिस, तो देन हम ये भी कह सकते हैं कि R² इज ऑल्सो ग्रेटर देन A², है ना। तो तुम ये कह सकते हो कि R² माइनस A² जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R² ही होगा। कैसे, क्योंकि ये वाला चीज हो गया ना, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, क्लियर। तो इस सिचुएशन में लिख लिया तुमने, पॉज करके लिख दो। तो इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में देखो E कितना होगा, E होगा 2RP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R² R² माइनस A² को मैंने क्या लिखा, अभी R² लिखा। कौन सी सिचुएशन में, जब R इज ग्रेटर देन A होगा, इस सिचुएशन में लिखा। और ऊपर स्क्वायर है, फिर और एक स्क्वायर, और ये P कैप है, तो R टू दी पावर 4 हो गया, ऊपर एक R है, तो R टू दी पावर 4 है, ऊपर एक R है, तो R³ होगा, वो समझ में आ रहा है तुम्हें। तो देखो आंसर कितना होगा, 2P P कैप तो रहेगा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R³, ठीक है। तो यहां पे मैं एक्सियल लिख देता हूं, एक्सियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग द एक्सिस इफ द पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द डायपोल, है ना, तब एक्सप्रेशन ये है। तो तुम्हें याद होगा ये वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया ही था कि इस चैप्टर में आगे हम जितना हम आगे बात करेंगे वहां पे हमें यही दिखाई देगा कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है उससे कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो वो R³ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R³ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज के लिए ये था, डायपोल के लिए ये हो रहा है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। आई होप कि तुम समझ गए होगे, सिंपल सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करके मैंने निकाल लिया। ये सब एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूं,
तो मैंने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे डायपोल के लिए, दो हमारे पास दो सिचुएशन, मतलब पॉइंट दो सिचुएशन में डिवाइडेड है। तो पहले वाला जो पॉइंट था वो अलोंग द एक्सिस था, तो दूसरे वाला जो केस है, केस 2 जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है वो मैं बता रहा हूं, बट इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये इसका जो अप्रोच होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो एक्सिस के लिए हमने, एक्सियल पॉइंट के लिए हमने किया था, ठीक है। मतलब इसमें क्या करेंगे, पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है और डायपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। जब मेरे पास एक्सियल पॉइंट था, थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर देता हूं, एक्सियल पॉइंट था तो तुमने क्या किया, पॉइंट पकड़ा है ना, पॉइंट पकड़ा और उस पॉइंट का डिस्टेंस तुमने सेंटर से लिखा कितना, r, इस डिस्टेंस को कितना लिखा, ट्वाइस है ना, देख लो एक बार प्रीवियसली तुमने लिखा हुआ। तो इक्वेटोरियल पॉइंट वो वाला पॉइंट है, मान लो मेरे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे चार्ज है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट वो वाला पॉइंट है जो कि प्लस क्यू चार्ज से ये इन दोनों का ऊपर होगा, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। बट इक्वेटोरियल है मतलब यहां से इसका डिस्टेंस जो भी होगा तो सेम डिस्टेंस यहां से इसका भी होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस पॉइंट से, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट मैंने दूर लिखा, क्यों लिखा तुम्हें पता चल जाएगा दूर क्यों लिखा मैंने। तो यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जितना भी होगा, ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ठीक है। ऐसे कह सकते हो, अगर तुम इसको एक ट्राइंगल मान रहे हो तो दिस साइड इक्वल टू दैट साइड होगा। ये इक्वेटोरियल पॉइंट का डेफिनेशन है, मतलब ये इक्वेटोरियल मतलब इन दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, ठीक है। अब तुम बात को समझो, मैंने कहा था पहले वाला प्रॉब्लम का अप्रोच जो था, इस वाले प्रॉब्लम का भी अप्रोच सेम ही होगा। मतलब हम इन दोनों चार्जेस जो है, मतलब ये डायपोल जो है, इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, ये तो ट्वाइस से मैं लिखूंगा, है ना, इसका मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट से मुझे वो वाला पॉइंट, देखो फिर से ड्रॉ करता हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये वाला पॉइंट एक्सिस में कहीं पे लिया, तो मिड पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना पड़ रहा था, आर, है ना। इसमें भी ऐसे करेंगे, मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे निकालना है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा मेरा, आर, क्लियर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसी तरीके से अप्रोच होगा। ये इक्वेटोरियल पॉइंट तुमने लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, मैं ठीक से बना रहा हूं फिर से, ठीक है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये ट्वाइस है, ये पॉइंट से डिस्टेंस आर, ये ए, ये भी ए होगा, क्लियर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे मुझे निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहले वाला जो सिचुएशन था, पहले हमने डायग्राम को वेक्टरिकली रिप्रेजेंट कर लिया था, है ना। तो यहाँ पे वही करेंगे, इस पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर निकलेगा, ये है E प्लस क्यू का डायरेक्शन, क्लियर है। फिर इसको कंसीडर करना है, इस पॉइंट के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगा, क्लियर, ठीक है, समझ गए। अब देखो दिस साइड इक्वल टू दैट साइड, तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा कंसीडर करूं तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये ए है और ये आर है, तो ये कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब तुम कहोगे सर इस साइड भी तो ये ए है, ये आर है और इतना भी तो यही होगा, हाँ सही यही होगा, ठीक है। अब देखो एक वेक्टर तुम्हारे पास है ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, तुम समझ चुके हो मैं क्या कहने वाला हूं, रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब सिचुएशन को समझो, ये डायग्राम अब जितना मैं ड्रॉ करूंगा उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर तुम मतलब भूल जाओगे क्या कर रहा हूं। फिर से इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में गया, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में गया, क्लियर। अब ये दोनों वेक्टर है तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, ठीक। अब समझो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, अगर ये एंगल थीटा है, ये और ये पैरेलल होगा तो ये एंगल भी
थीटा ही होगा। क्लियर, समझ रहे हो? इसमें सिर्फ समझने की बात है, डायग्राम को जब तुम ठीक तरीके से समझ जाओगे ना सारा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम को ठीक तरीके से नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं बाद में फिर एक बार बनाऊंगा अगर तुम्हें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ये वाला एक वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है जो इंक्लाइंड है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करें। ये वाला एक कंपोनेंट और ये वाला एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये ई प्लस क्यू वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा होगा, और ये ई प्लस क्यू साइन थीटा होगा। क्लियर, सिमिलरली ये देखो ये वाला वेक्टर, इसको भी यहां पे एक कंपोनेंट और यहां पे एक कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, थीटा वाले के साथ कॉस थीटा होता है ना, और ये ई माइनस क्यू साइन थीटा। कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, ठीक है, डायरेक्शन तो नहीं लिखा। डायग्राम क्लियर है? अब देखो पूरा डायग्राम क्या हो गया है ना फिर से दिखाता हूं अगर नहीं समझे हो तो देखो मेरे पास ये सिस्टम था, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब सिर्फ वेक्टर के बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इस पॉइंट में वेक्टर ऐसे गया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट से बाहर निकलेगा, तो ई प्लस क्यू बहुत इजी है। इसमें ऐसे जाएगा ई माइनस क्यू, क्यों? नेगेटिव चार्ज है, लाइन से फोर्स अंदर जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट कहाँ गया? रिजल्टेंट यहां से गया। तो क्या ये रिजल्टेंट डायरेक्ट आंसर लिखेंगे? लिखना नहीं है मुझे, इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं। ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर के एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा। मैंने कहा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल तुम कंसीडर करो तो ये वाला साइड इज एक्जैक्टली इक्वल टू दैट वाला साइड। तो ये एंगल ये दोनों एंगल सेम होगा, ऑपोजिट साइड का एंगल सेम होता है ना, साइड का ऑपोजिट जो एंगल होगा। तो इस हिसाब से ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, है ना। इतना ज्योमेट्री तो तुम्हें पता ही है। फिर मैंने कहा कि इस प्लस क्यू का एक कंपोनेंट यहां पे रहेगा, वो है प्लस क्यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ई माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू साइन थीटा। फिर इसका एक कंपोनेंट इस थीटा वाला के साथ जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे एक ई माइनस क्यू साइन थीटा होगा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा और साइन थीटा तो दोनों में थीटा सेम ही है, बस यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। अगर ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम होता है, अगर ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो फिर तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो पहले हमें क्या करना है, हमें ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड लिखना है, ई माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड लिखना है। लिखने के बाद हमें देखना है अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं तब ई प्लस क्यू साइन थीटा इस डायरेक्शन पे इज एक्जैक्टली इक्वल टू इस, अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इस माइनस क्यू को ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो यहाँ पे मैं माइनस क्यू ना लिख के ये लिख सकता हूं, है ना, ई प्लस क्यू साइन थीटा। देखो तब तो कैंसिल हो जाएगा। कब होगा? अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब। वैसे थीटा तो सेम ही है, थीटा से प्रॉब्लम नहीं था, इन दोनों से प्रॉब्लम था। तो अगर ये सेम होता है तो कैंसिल हो जाएगा। तब रिजल्टेंट क्या रहेगा? एक मतलब रिजल्टेंट रहेगा ये वाला और ये वाला, इन दोनों का समेशन, है ना। मतलब ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर? तो पहले हम ये लिखते हैं ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू मतलब ये प्लस क्यू है, पॉइंट यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट है स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? फिर ई माइनस क्यू मैग्नीट्यूड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मैग्नीट्यूड लिखा ना, माइनस साइन का कुछ नहीं देना है, वेक्टर कुछ नहीं देना है, ठीक है। इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? वही तो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस भी ए है ना, ये वाला डिस्टेंस भी ए है।
तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे एक्सप्रेशन में तो स्क्वायर आता है, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमारे एक्सप्रेशन में क्या है, E इक्वल टू 1 बाई, हमारे एक्सप्रेशन में क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। वो जनरल एक्सप्रेशन लिखा पॉइंट चार्ज के लिए, जनरल एक्सप्रेशन, उसको आर नहीं आर स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, है ना, क्लियर। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है, नथिंग, तो सेम है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वाला जो कंपोनेंट है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट्स ही रहेंगे। कितना कंपोनेंट्स है, दो, एक ये है एक ये है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आई होप कि तुमने लिख लिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो ई टोटल होगा तुम्हारे पास E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, ब्रैकेट तुम्हें ऐड करना था। कितना कंपोनेंट्स है, ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। अब तुम देखो वेक्टर दे दिया मैंने, वेक्टर देने से क्या करते हैं हम, डायपोल के लिए निकालते हैं ना, तो डायपोल के लिए हम यहाँ पे पी कैप देंगे। अब मुझे डायरेक्शन देखना है, पी का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब यहाँ पे पी का डायरेक्शन है ना, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, पी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। और तुम्हारा जो रिजल्टेंट जो तुम्हें अल्टीमेटली जो मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ मिला, इस डायरेक्शन में मिला, है ना, क्योंकि ये वाला कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिला। पी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो समझो देयर इज अ माइनस साइन, क्लियर। अब देखो E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, तुमने पहले ही बता दिया था कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 2 E प्लस क्यू कॉस थीटा। 2 किस लिए आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे E माइनस क्यू की जगह पे भी E प्लस क्यू लिख सकता हूँ, है ना, फिर ये ऐड हो जाएगा, क्लियर। इसमें P कैप माइनस 2 E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना था, मैंने लिखा था यहाँ कहीं पे भी लिखा था, देख लो क्या होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तुम बैक करके देख लेना, या फिर तुमने अगर लिखा हो तो वहां से देख लो। E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड ये मैंने लिखा। अब cos थीटा देखो, इस ट्रायंगल को तुम कंसीडर कर लो, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, इसको देखो, cos थीटा कितना होगा बताओ, कितना होगा, दिस डिवाइड बाय दैट, तो a दिस मतलब a डिवाइड दैट मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, a बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये q है, इसको ठीक से लिखो q, और साथ में p कैप, क्लियर। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, देखो, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। तो आगे बात करते हैं। अब तुम्हें पता चल गया ट्वाइस ए क्यू क्या होगा, पिछले मैं करवाया था ना, ट्वाइस ए क्यू क्या होगा, ट्वाइस ए इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी होगा, याद है ना, ट्वाइस ए इंटू क्यू, पी हो जाएगा। पी तो आना ही था, क्यों, क्योंकि तुम इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ, पी आना ही था क्योंकि तुम तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, है ना। तो देखो ई टोटल कितना हो गया, माइनस ये 2QA, ये सारा मिला के P होगा, साथ में तुम्हारे पास P कैप है ही है, ये है तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों के इंटू करोगे तो क्या होगा, मान लो ये पूरा x है, ये क्या है, तो x टू द पावर हाफ है ना, ये पूरा सिस्टम x है तो ये रूट x है ना। तो क्या होगा, x टू द पावर 3/2 होगा, मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो, ये पूरा x मैंने पकड़ लिया, तो ये क्या होगा, रूट x होगा, x टू द पावर हाफ, इन दोनों का ऐड कर दो 3/2 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारा अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगर वही वाला चीज मैं कंसीडर करूं, वही वाला चीज मतलब इफ r इज ग्रेटर देन a, दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन से भी
इस एक्सप्रेशन से भी मैं ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि ए स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा कंपेयर टू आर स्क्वायर। तब तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो तब तुम्हारा आंसर होगा, देखो तुम्हें अगर लगता है कि मैं बहुत जल्दी बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा बैक कर करके देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेटोरियल लिख देता हूं, ठीक है, इक्वेटोरियल। तो माइनस ये p है, ये p कैप है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे है आर स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर जीरो हो जाएगा, मतलब नेग्लेक्ट कर दो तो आर स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा, इंटू 3/2 हो जाएगा, ये 2 कट गया तो माइनस p, सॉरी p कैप, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया r क्यूब। यहाँ पे भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने देखो ये हमारा अल्टीमेटली वो वाला केस का ये वाला आंसर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, मैंने तुम्हें ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। फिर हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2 पॉइंट्स थे, एक अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना, और दूसरे वाला था कि अलोंग द पॉइंट इज अलोंग द इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना। जब हमने दोनों केस कंसीडर किया, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, तब हमने देखा कि इस वाले केस के लिए, मतलब डायपोल को हम जब कंसीडर करते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेरिंग इनवर्सली टू आर क्यूब नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो देखो एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि ई एक्सियल का मैंने लिख तो लिया था, वैसे एक बार फिर लिखता हूं। ई एक्सियल वेक्टर में आर इज ग्रेटर देन ए के लिए लिख रहा हूं, हाँ। उसमें क्या था, उसमें तुम्हारे पास था 2p p कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तुम देख लो एक्सप्रेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं ऐसे लिखता हूं, ई एक्सियल, ठीक है। तो p कैप नहीं लिखूंगा मैं, तो 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। एक्सियल क्या लिखा, इक्वेटोरियल के, अगर इक्वेटोरियल के लिए मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो माइनस साइन नहीं कंसीडर करना, पी कैप नहीं कंसीडर करना, सिर्फ p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ई एक्सियल डिवाइडेड बाय, सॉरी व्हाट इज द रेशियो, मैंने बता दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल टू ई इक्वेटोरियल। तो देखो ई एक्सियल टू ई इक्वेटोरियल, कौन सा केस में, ये वाला केस में, ये वाला केस में, ठीक है। तो देखो ये वाला इससे डिवाइड करना है, ये सेम चीज है, यहाँ पे कट जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, पता चल जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना रहेगा 2, नीचे 1, तो ये होता है 2:1, ये याद रखना, ठीक है। इस वाले केस में अगर तुम्हें ये वाला केस के लिए बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल टू द ई इक्वेटोरियल, तो तुम्हारा आंसर ये होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो कैसे करना था वो मैंने बता दिया, ठीक। तो चलो आगे बात करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, एक डायपोल है मेरे पास, एक डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो दो डायपोल्स है एक्चुअली, एंड दे आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो मान लो यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है। तो मैं इसको प्लस क्यों कर दूं, नहीं इसको माइनस क्यों कर दूं, प्लस, ऐसे दो डायपोल है, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसे एक सिस्टम है, दो डायपोल है और दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो आइडेंटिकल डायपोल है, दिखाई दे रहा है, ये वाला डायपोल का जो चार्जेस है वही वाला चार्जेस ये वाला डायपोल का भी है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट पी कितना होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। देखो इसके लिए जो पी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मान लो P1, ठीक है। तो इसके लिए भी, अच्छा ये फिगर को चेंज कर देता हूं, क्या है
इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो। अब ठीक है, देखो ओरिएंटेशन ना, ओरिएंटेशन के ऊपर सारा चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस दोगे तब ठीक होगा, मतलब एंगल तब इन दोनों के बीच में, P1 और P2 के बीच में। हालांकि P1 जो भी होगा P2 भी वही होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें बता दिया कि टू आइडेंटिकल डायपोल है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। एक ओरिएंटेशन मैंने ऐसे बनाया डायपोल का एक ओरिएंटेशन मैंने ऐसे बनाया, जहां पे मैंने बताया कि एक डायपोल ऐसे है और दूसरे डायपोल इसको क्रॉस कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये P1 लिख सकता था मैं, इसको P2 लिख सकता था, बट P1 जो भी होगा मैग्नीट्यूड, वो P2 का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, है ना। रिजल्टेंट कहां से जाएगा? रिजल्टेंट यहां से जाएगा, PR वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? PR का मैग्नीट्यूड क्या होता है? R रिजल्टेंट वेक्टर का √a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। तो A एंड B तुम्हारे पास ये है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? क्या लिखोगे तुम? रिजल्टेंट, तुम्हें क्वेश्चन पूछा कि ये जो सिस्टम है इसका रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट है वो कितना होगा, तो P रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैं क्या लिखूंगा? √P1² मतलब P² होगा, प्लस P2² मतलब P² होगा, प्लस P1 P2 तो P² होगा cos ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2P² प्लस 2P² और ये माइनस हाफ होता है, ठीक है। cos 120 डिग्री वाला प्रॉब्लम करवाया था मैंने, वो माइनस हाफ होता है आंसर। तो ये 2 कट जाएगा, तो √2P² माइनस P², ठीक है। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये तुम्हारा P² तो P, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर P क्यों लिखा आपने, P का वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, ट्वाइस AQ वाला। तो अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें ये बताया कि ये वाला डिस्टेंस D है तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर तुम्हें बता दिया कि ये वाला डिस्टेंस ट्वाइस है, ये दोनों डिस्टेंस ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, ऐसे दे रहा है तो तुम P नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे ट्वाइस A इंटू Q। अगर तुम्हें बता रहा है कि ये D है, D, तो तुम लिखोगे Q इंटू D, सॉरी Q इंटू D, है ना। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं, ट्वाइस ए या फिर D या फिर X ऐसा कुछ दिया नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो इसे मैंने लिखा नहीं है, समझ चुके हो तुम, ठीक है। ये छोटा सा प्रॉब्लम था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है। बस ओरिएंटेशन को देखना, प्लस माइनस का वो डायग्राम तुम्हें दिया ही होगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम और करते हैं। एक प्रोटॉन है मान लो और एक इलेक्ट्रॉन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 नैनोमीटर। इसी तरीके का एक प्रॉब्लम मैंने करवाया था फर्स्ट वीडियो में, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था। अब देखो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये डायपोल फॉर्म कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज प्लस ई है प्रोटॉन के लिए, यहाँ पे चार्ज माइनस ई होगा, है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस कितना है? ई इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, 2 है, 2, ठीक है। नैनोमीटर है तो 2 × 10⁻⁹। ये कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁹। ये कितना हो गया? 3.2 × 10⁻⁻20। यूनिट क्या होगा? cm, कूलम मीटर, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैंने कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम करवाया। आगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में और बात करेंगे। ज्यादा मतलब वीडियो लंबा हो जाता है और जल्दी करने से मतलब और ज्यादा स्पीड में भी बहुत बोलना पड़ता है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि तुम लोग समझ में मतलब समझने में प्रॉब्लम हो भी सकता है। जो भी हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का और एनालिसिस करूंगा। मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स देखना सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज में, जो कि तुम्हें अब आता होगा, मतलब ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इंटेंसिटी का है। जैसे मैं कहूँ अगर ऐसा कुछ है, एक्सरसाइज जो है 1.1 फिर 1.2 1.3 के बारे में बात कर लूंगा, बट तुम कर दोगे मुझे लगता है, ये तुम्हें आता होगा। 1.12 मैंने बताया, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी है जो तुम कर पाओगे, तो वो जो तुमसे खुद से आता है वो तुम करना, और मैं भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल
मैं करवाना चाहता हूँ, बट मतलब वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन भी डिराइव करना होता है, ठीक है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव एवरीथिंग टू यू, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।